कहानी शुरू होती है एक एक्सट्रीम गेमर एलन के साथ जिसने अभी अभी एक गेम कंप्लीट किया है जिसे खत्म करने में उसे पूरे 3 साल की कठिन मेहनत लग गई। लेकिन अचीवमेंट फील करने के बजाय वो काफी डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस ही एक लेट डाउन निकला। इतना सारा टाइम और एफर्ट देने के बावजूद गेम ने उससे कभी भी रियल चैलेंज नहीं दिया और एलन असल में चाहता है कुछ ऐसा जो उसे बिल्कुल लिमिट तक पुश कर दे। एक ऐसी गेम जो इतनी ज्यादा मुश्किल हो कि उसे बीट करने में पूरे एक डिकेड लग जाए। वो एक रियल टेस्ट चाह रहा है, ना कि कोई ऐसी चीज जो सिर्फ पेशेंस के दम पर ब्रूट फोर्स से क्लियर हो जाए। ये सब सोचकर वो सीधा अपने नेक्स्ट बड़े चैलेंज की सर्च में लग जाता है और तभी उसे एक मिस्टीरियस टाइटल मिलता है जो क्लेम करता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होता। नॉर्मल सिचुएशंस में बिना परमिशन कंप्यूटर पर खुद ब खुद इंस्टॉल होने वाली गेम एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होती है, लेकिन एलन ऑलरेडी पूरी तरह हुक्ड हो चुका होता है और पीछे हटने की जरा भी परवाह नहीं करता। इसके बजाय वो सीधा सेटिंग मेन्यू में घुसकर डिफिकल्टी एडजस्ट करने लगता है, एक्सपीरियंस को जितना हो सके उतना पनिशिंग बनाना चाहते हुए। वो डिफिकल्टी को हेल मोड तक बढ़ा देता है और साथ ही अनटेस्टेड समनर क्लास चूज करता है सिर्फ चीजों को और ज्यादा केओटिक बनाने के लिए। एक शब्द भी पढ़े बिना वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। बदकिस्मती से उन क्लॉजेस में से एक में लिखा होता है कि प्लेयर को दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और समझने से पहले ही एलन खुद को गांव के बीच एक न्यूबॉर्न बेबी के रूप में रिबॉर्न पाता है। पूरा 1 साल गुजर जाता है और बेबी की जिंदगी एलन की एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर निकलती है। उसे ना काम करना पड़ता है, ना पैसों की टेंशन और ना ही किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, और ऊपर से दूध तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल होता है। और उसके पास काइंड और लविंग पेरेंट्स होते हैं जो उसका पूरा ख्याल रखते हैं। उसके फादर का नाम रोडिन है और उसकी मदर थेरेसिया, और दोनों मिलकर एक जेन्युइनली हैप्पी कपल लगते हैं। फिर भी गेम को हेल मोड पर सेट करने की वजह से लगता है जैसे कोई क्लासिक ट्रेजिक बैक स्टोरी फैमिली सिचुएशन बस होने ही वाली हो। एक रात सुला दिए जाने के बाद एलन अपने छोटे छोटे हाथ उठाता है और जितने भी कमांड फ्रेजेस जानता है सब मटर करना शुरू करता है, बस किसी तरह स्टेटस स्क्रीन लाने की कोशिश में। आखिरकार समनर होने के बावजूद उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि समनिंग असल में काम कैसे करती है। हार मानकर सोने से बिल्कुल पहले वो एक लास्ट बार ट्राई करने का डिसीजन लेता है और इस बात कुछ सच में अपेयर हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये चीज एलन को इतना डरा देती है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और आवाज सुनते ही उसके पेरेंट्स कमरे में दौड़कर आ जाते हैं। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो उस बुक को फिलहाल छुपा देता है। उसे चेक करने और सब ठीक होने का यकीन करने के बाद उसके पेरेंट्स कमरे से निकल जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं एलन दोबारा बुक निकाल लेता है। पूरे 1 साल की कोशिश के बाद फाइनली अपने स्टेट्स देखकर उसे रिलीफ मिलता है और वो एक 1 ईयर ओल्ड समनर के लिए काफी सही लगते हैं। उसकी सारी समनिंग स्किल लोएस्ट ईयर पर होती है, लेकिन बुक एक्सप्लेन करती है जितना ज्यादा यूज करेगा उतनी इम्प्रूव होती जाएंगी। इसलिए एलन तुरंत टेस्ट करने का डिसाइड करता है और जितना वो समझ पाता है फिलहाल वो सिर्फ एच रैंक इंसेक्ट्स और 20 समन कर सकता है, जो सुनने में काफी रेडिकुलसली वीक लगता है। इसलिए वो किसी भी इम्प्रेसिव चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। तब अचानक बुक मैसेज सेक्शन पर फ्लिप होती है और एलन रियलाइज करता है कि उसे वर्ल्ड के गॉड ऑफ क्रिएशन का लेटर मिला है। वो डेटी माफी मांगता है कि एलन की स्टेटस बुक बनने में इतना टाइम लगा और एक्सप्लेन करता है कि समनर क्लास अभी डेवलप हो रही थी, इसलिए सारे अप्रूवल्स क्लियर होने में पूरा 1 साल लग गया। एलन को माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सुनकर कि समनर क्लास लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी बनाई गई वो एक्साइटेड हो जाता है। अगर इतनी जल्दी पुश की गई है तो डेफिनेटली कुछ बग्स बचे होंगे जिनसे वो छेड़छाड़ कर सकता है। पूरा पंप्ड होकर वो तुरंत टेस्ट करने का डिसीजन लेता है। वो एक इंसेक्ट समन करना चाहता है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि समनिंग एबिलिटी एक्टिवेट कैसे करनी होती है। नॉर्मली वो सब रेडिट चेक करता या कोई क्विक ट्यूटोरियल देख लेता, लेकिन यहाँ इंटरनेट ही नहीं है, इसलिए उसे खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है। कुछ मिनट सोचने के बाद एलन फाइनली समझ जाता है कि उसे पहले इंसेक्ट स्किल कार्ड बनाना पड़ेगा। वो ट्राई करता है और बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर जाता है। अब वो फाइनली अपना इंसेक्ट समन करने के लिए रेडी होता है, लेकिन कुछ भी करने से पहले ही उसकी मदर दोबारा उसे चेक करने आ जाती है। कोई और चॉइस न होने की वजह से एलन जल्दी से फिर से सोने का नाटक करता है। अगले दिन जब उसके पेरेंट्स अपने यूजुअल काम में बिजी हो जाते हैं, एलन अपना ग्रिमोयर खोलता है और फाइनली ग्रास हॉपर समन करता है। कमरा तेज रोशनी से भर जाता है और पहले तो वो इसकी ब्यूटी से पूरी तरह मेस्मराइज हो जाता है। ये फीलिंग सिर्फ 1 सेकंड तक रहती है, जब तक एक मैसिव ग्रास ऑफर सीधा उसके चेहरे पर आ लगता है और वो पूरी तरह फ्रीक आउट कर जाता है। थोड़ा शांत होने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये वही ग्रास ऑफर है जो उसने समन किया था, इसलिए वो उसे कमांड देने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से समन होने के बावजूद उसका दिमाग
अभी भी एक ग्रासहॉपर का ही होता है और वो एलन की एक भी बात नहीं समझता। लेकिन पॉजिटिव साइड पर एलन डिस्कवर करता है कि इसे समन करने से उसकी एजिलिटी और एंड्योरेंस स्टेट बूस्ट हो जाती हैं, जो उसे काफी खुश कर देता है। दुख की बात यह है कि उसकी एक्साइटमेंट उसकी मदर का अटेंशन ले लेती है और जैसे ही वो फ्लोर पर पड़े जाइंट ग्रासहॉपर को देखती है, वो उसे तुरंत कुचल देती है, जिससे एलन पूरी तरह डिवास्टेटेड हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक एलन अपनी इंसेक्ट समनिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, लेकिन आखिरकार उसे बोर हो जाता है और वो बीच समनिंग पर शिफ्ट होने का डिसाइड करता है। इस बार वो एक माउस समन करता है और बिल्कुल पहले की तरह बोको से सीधा उसके चेहरे पर लॉन्च कर देती है। लेकिन लकीली एलन इसके लिए रेडी होता है, इसलिए वो इस बार ज्यादा नहीं डरता। माउस के साथ भी स्टेट बूस्ट मिलते हैं, लेकिन वो अभी भी ज्यादा स्मार्ट नहीं होता, इसलिए प्रॉपर कन्वर्सेशन करना इम्पॉसिबल होता है। फिर भी उसकी एक स्किल होती है जिसका नाम स्करी है, और जब भी एलन उसे वो एबिलिटी यूज करने को कहता है, वो हर एक बार फॉलो करता है। लेकिन फिर भी वो स्किल खुद में काफी ज्यादा यूजलेस होती है, इसलिए एलन जल्दी ही रियलाइज करता है कि अगर उसे स्ट्रॉन्गर और ज्यादा यूजफुल क्रीचर समन करने हैं, तो पहले अपनी समनिंग एबिलिटीज को लेवल अप करना पड़ेगा। एलन का ग्रिमोयर रिवील करता है कि वो एक टाइम पर 10 समनिंग कार्ड स्टोर कर सकता है, और इससे भी अच्छी बात यह है कि हर समन के स्टेट बफ स्टैक हो जाते हैं। तो अगर वो 10 मॉड कार्ड लोड करता है तो उसे अटैक और एचपी दोनों में +10 बूस्ट मिलता है। सिर्फ इतना ही उसे एवरेज बेबी से काफी अलग ले जाता है, लेकिन सिस्टम को पूरी तरह ब्रेक करने और फुल ओवरपावर्ड होने के लिए उसे तेज स्पीड से लेवल अप करना पड़ेगा। नॉर्मली ये इतना पेन नहीं होता, लेकिन जीनियस एलन ने हेल मोड चूज किया है क्योंकि उसे लगा एक्स्ट्रा डिफिकल्टी मजा देगी। अब एक्सपीरियंस गेन करने में 100 टाइम्स ज्यादा टाइम लगता है, मतलब उसने ऑफिशियली खुद को एक हेलिस ग्रैंड फिस्ट में लॉक कर लिया है। उस दिन बाद रोडिन लड़खड़ाता हुआ घर वापस आता है, पूरा खून से भीगा होता है, लेकिन थैंकफुली ये खून उसका नहीं होता। उसने बस गांव के लोगों की मदद की होती है एक जायंट बोर को गिराने में। एलन की आंखें क्यूरियोसिटी से चमक उठती हैं, तो रोडन उसे दिखाने ले जाने का ऑफर देता है। बिना सोचे समझे एलन अपने डैड के कंधों पर चढ़ जाता है और दोनों हंटिंग ग्राउंड की तरफ निकल पड़ते हैं। एलन के लिए ये पहली बार होता है जब वो घर के बाहर की दुनिया देखता है, और वो हर नए सीन को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है। लेकिन ये ट्रिप उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी लंबी होती है और आखिरकार वो रोडिन की बाहों में सो जाता है। जब वो फाइनली बोर की डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं, रोडिन उसे प्यार से जगाता है। एलन कुछ बार आके झपकाता है, फिर बिल्कुल जम जाता है। ये बोर बेहद ही ज्यादा बड़ा होता है, वो सोच भी नहीं पाता उसके डैड ने इतनी बड़ी चीज को मारने में मदद कैसे की। थोड़ी ही देर बाद पास के गांव वाले रोडन को वापस आते देखते हैं और चेयर में फट पड़ते हैं। उसे हीरो ऑफ द डे कहकर बुलाते हैं। एलन पूछता है कि क्या ये ग्रेट बोर वाकई इतना स्ट्रांग था, और गैडा एक्सप्लेन करता है कि ये सी रंग मॉन्स्टर क्लासिफाई होता है। नॉर्मली इसे गिराने के लिए लगभग 20 हंटर लगते हैं, तो हाँ, ये काफी बड़ी डील होती है। ये छोटी सी डिटेल एलन के दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि अब उसके पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ मेजर करने का एक सॉलिड बेंचमार्क होता है। लेकिन उस लेवल का कुछ समन करने का सपना देखने से पहले ही उसे एक चीज श्योर पता होती है, उसे पूरी तरह फोकस करके पागलों की तरह एक्सपी ग्राइंड करनी होगी। 10 नॉन स्टॉप महीनों की ग्राइंडिंग के बाद एलन फाइनली समनर के रूप में लेवल 2 हिट करता है, और साथ ही एक काफी सॉलिड अपग्रेड मिलता है। उसके स्टेट्स हर जगह से बूस्ट हो जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो जी रैंक मॉन्स्टर समन और फ्यूज करने की एबिलिटी अनलॉक कर लेता है। जितना हाई पे उतना ही कैच भी है। फ्यूजन करने में काफी ज्यादा एमपी लगता है, इसलिए एलन जल्दी जल्दी डिनर खत्म करता है ताकि मैना रिफिल हो जाए, और रूम में भाग कर जाता है। लेकिन फिर से डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। उसका ग्रिमोर साफ साफ बता देता है कि उसकी मैक्स एमपी अभी भी फ्यूजन ट्राई करने के लिए काफी नहीं है, तो फिर से वही ग्राइंड शुरू हो जाती है। फास्ट फॉरवर्ड करके जब एलन 3 साल का होता है, तब जाकर उसकी एमपी स्टेट इतनी हाई हो जाती है कि वो अपनी न्यू स्किल ट्राई कर सके। वो फ्यूजन सेक्शन ओपन करता है और अपना पहला जी रंग समन एक बर्ड क्रिएट करता है, जिसका नाम वो प्राउडली चैपी रखता है। चैपी की मेन एबिलिटी वॉइस मिमिक होती है, जो उसे किसी भी आवाज को परफेक्टली कॉपी करने देती है, ट्रैप्स लगाने या एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए परफेक्ट। एलन अपनी स्क्वाड में एक फ्रॉग और एक मोल भी ऐड करता है। फ्रॉग काफी यूजलेस होता है क्योंकि वो सिर्फ उछलता है और चमकता है जैसे एक लिविंग डिस्ट्रैक्शन, लेकिन मोल काफी ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि वो सेकंड्स में जमीन में एक बड़ा होल बना सकता है। एच रैंक समन्स के कंपैरिजन में ये नए समन्स काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, और पहली बार एलन को लगता है कि वो प्रॉपर गेम खेल रहा है, ना कि सिर्फ बेबी मोड हेल ग्राइंड। फिर भी वो अभी भी रियल थ्रेट्स का सामना करने लायक स्ट्रांग नहीं होता। इसी टाइम के आसपास गैडा की बेटी करीना आती है, बस हैंग आउट करने के लिए। उसके लिए खेलना मतलब स्पेयरिंग होता है, और बदकिस्मती से एलन के लिए वो एब्सोल्युटली स्ट्रांग होती है। एलन अपने सारे समन बफ्स मैक्स कर देता है ताकि थोड़ा चांस मिले, लेकिन फिर भी वो उसे आसानी से हरा देती है जैसे कुछ भी नहीं हो। मतलब लड़की बिल्कुल अलग लेवल पर है। दिन के एंड तक एलन और करीना घर वापस जाते हैं, और वहाँ उसके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा होता है। थेरेसा दोबारा प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट हो जाती है। लगता है जब एलन लेवल ग्राइंड कर रहा था तब रोडेन और थेरेसा फैमिली को लेवल अप करने में बिजी थे। अब जब उनके लिए हैवी काम करना पॉसिबल नहीं रहा, एलन हार्वेस्ट में मदद करने का ऑफर देता है। आखिरकार अब अपने समन बफ्स के साथ उसके फिजिकल स्टेट अब लगभग एडल्ट के लेवल के हो चुके हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स तुरंत उस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि फिलहाल बस छोटे मोटे कामों तक ही लिमिटेड रहे और बचपन एंजॉय करे। रोडेन उसे याद दिलाता है कि असली जिम्मेदारियां जल्दी ही आ जाएंगी, इसलिए जब तक शांति है तब तक उसका मजा ले। पहले तो एलन थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है जब उसे बताया जाता है कि वो हार्वेस्ट में मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसे एक बात समझ आती है, फार्म का काम बिल्कुल जानलेवा होता है। कोई भी पेरेंट अपने 3 साल के बच्चे से ऐसा बैक ब्रेकिंग काम करने की उम्मीद नहीं करेगा। ये समझकर वो पीछे हट जाता है और बात को छोड़ देता है। रोडिन को रिलीफ मिलता है अपने बेटे को इतना मेच्योर बिहेव करते देखकर, और सब नॉर्मल हो जाता है जब तक थेरेसा एक अजीब बात मेंशन नहीं करती जो उसने नोटिस की थी। वो कहती है कि उसने पहले एलन को बैकयार्ड में एक पेड़ पर पत्थर मारते हुए देखा था। क्यूरियस होकर वो पूछती है कि वो क्या कर रहा था। एलन बात को हल्का सा टाल देता है, कहकर कि वो बस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कर रहा था अगर कोई मॉन्स्टर आ जाए तो। लेकिन सच में वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये टेस्ट करने के लिए क्या बेसिक एक्शन को बार बार रिपीट करके समनिंग के अलावा भी स्किल अनलॉक हो सकती हैं। लेकिन अफसोस उस एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर भी रोडिन एलन की डेडिकेशन से काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि वो उसके अप्रेजल सेरेमनी का इंतजार कर रहा है। एलन ने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना होता, इसलिए वो पूछता है कि ये क्या होती है। रोडिन समझाता है कि जब कोई बच्चा 5 साल का होता है तो उसका अप्रेजल होता है जिसमें उसकी कोई हिडन टैलेंट या स्किल रिवील होती है, और अगर एलन को कोई पावरफुल स्किल मिल जाए तो उसके पास एक अमीर और सक्सेसफुल जिंदगी जीने का चांस हो सकता है। जैसे ही विंटर आता है, एलन एक्सपेरिमेंट जारी रखता है और बर्फ में एक ग्रास हॉपर समन करके टेस्ट करता है कि उसके समन्स कितने ड्यूरेबल हैं। उसकी सरप्राइज के लिए वो पूरे एक दिन तक सरवाइव कर लेता है, जिसे वो एक विन मानता है। लेकिन ये छोटी सी जीत जल्दी ही डिजास्टर बन जाती है जब करीना फिर से एक और स्पेयरिंग मैच के लिए आटा पकती है। हमेशा की तरह एलन बुरी तरह हार जाता है और उसे फाइट करते वक्त वो अपने समन को भी बिल्कुल भूल जाता है। यहीं से बातें बिगड़ने लगती हैं। ग्रास हॉपर जो अभी भी एक्टिव होता है उनके पैर पर चढ़ जाता है और उसे बुरी तरह डरा देता है। वो लड़खड़ा कर गिर जाती है। अपने आप में ही डेंजरस था, लेकिन और भी रिस्की हो जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। रोडिन तुरंत भागकर आता है और भले ही थेरेसा कहे कि वो ठीक है, लेकिन ये साफ होता है कि गिरने से लेबर स्टार्ट हो चुका है। चाहे वो रेडी हो या नहीं, बच्चा आने वाला होता है। रोडिन जल्दी से करीना को अपनी माँ को बुलाने को भेजता है और जब वो आ जाती है तो वो जल्दी जल्दी डिलीवरी करवाने में थेरेसा की मदद करती है। सूरज उगने तक परिवार एक नए बेबी बॉय का स्वागत करता है। सब खुशी से भरे होते हैं, बस एलन के मन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। उसे अभी भी समझ नहीं आता कि एक गेम ने उसे इस दुनिया में रीइंकार्नेट क्यों किया। लेकिन जब वो अपनी पुरानी जापान वाली जिंदगी के बारे में सोचता है तो उसे महसूस होता है कि वहाँ उसके लिए वैसे भी कुछ खास नहीं था। ये नई जिंदगी जितनी अनएक्सपेक्टेड हो, उसे कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दे चुकी होती है। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि आगे बढ़ते रहना है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसे एकमात्र असली फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसे कभी मिली है। जब स्प्रिंग आती है, एलन को पता होता है कि उसकी अप्रेजल सेरेमनी करीब है, इसलिए वो अपने डैड से पूछता है कि ये होती कैसे है। उसके फादर समझाते हैं कि हर बच्चे को 5 साल के होने पर इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और अगर एलन को कोई रेयर या हाई रैंकिंग स्किल मिल जाए तो वो एलाइट पाथ पर जा सकता है। लेकिन ये आसान नहीं होने वाला। इस साल कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है। काफी सारे बच्चे एक ही टाइम पर 5 साल के हो रहे होते हैं, जिसमें से करीना भी शामिल है। सब लोग कम्युनल डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं जहाँ सेरेमनी होने वाली होती है, लेकिन जैसे जैसे वो चर्च के पास आते हैं, एलन कुछ अजीब नोटिस करता है। बाकी ज्यादातर बच्चे काफी अच्छे कपड़ों में सज धज कर आए होते हैं, जबकि वो खुद लगभग फटे हुए कपड़ों में होता है। अब ध्यान देने पर उसे समझ आता है कि वो पैदा होने से ही ऐसे ही कपड़े पहनता आ रहा है। अगर ये कोई इंडिकेशन है तो उसकी फैमिली सोशल लेडर पर काफी नीचे है। फिर भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब वो चर्च पहुंचते हैं तो सब लोग उसके सामने बाहर जमा हो जाते हैं। कुछ प्रीस्ट बाहर आते हैं और एलन भीड़ में कुछ लोगों को गरीब फैमिली का मजाक उड़ाते हुए सुनता है, लेकिन प्रीस्ट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तुरंत उस बात को बंद करवा देते हैं और सबको याद दिलाते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, यहाँ तक कि एक गरीब किसान के बच्चे को भी लेजेंडरी स्किल मिल सकती है। इतना कहकर वो सबको सेरेमनी के लिए अंदर ले जाते हैं। जैसे ही एलन अंदर कदम रखता है, वो ऑल्टर के पास 3 बड़े बड़े स्टैचूज नोटिस करता है। ये इस दुनिया के पूजे जाने वाले देवताओं को रिप्रेजेंट करते होंगे। उनमें से एक एल्मिया होती है, क्रिएशन की डेटी। सोचने पर याद आता है कि एल्मिया वही डेटी है जिसने समनर क्लास के डिले के लिए उसे अपॉलॉजी मैसेज भेजा था। अप्रेजल के लिए सबसे पहले पलोमा आता है, जो विलेज चीफ का बेटा होता है। उसे कहा जाता है कि अपना हाथ ग्लोइंग क्रिस्टल स्पेयर पर रखे ताकि उसकी स्टेट रिवील हो सके। पलोमा बात मान लेता है और एक पल बाद
बाद स्टोन वॉल चमक उठती है जिसमें उसकी क्लास मर्चेंट दिखाई जाती है। उसके फादर रिजल्ट से काफी प्लीज दिखते हैं, लेकिन एलन दूसरी तरफ कुछ ज्यादा ड्रामेटिक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। ये बेसिकली उसके ग्रामर जैसे ही फंक्शन करता है, बस इस वर्जन में नंबर्स के बदले लेटर ग्रेड यूज होते हैं। प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है जहाँ कुछ बच्चे इंप्रेसिव टैलेंट के साथ निकल जाते हैं जबकि कुछ को कुछ खास नहीं मिलता। कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब सिर्फ दो ही बच्चे बचते हैं, एलन और करीना। अब करीना की बारी आती है और वो एक्साइटमेंट में लगभग क्रिस्टल की तरफ स्प्रिंट कर जाती है। जैसे ही वो उसे टच करती है पूरी चीज एक तेज सफेद रोशनी में फट पड़ती है। उसका फादर एक सेकंड के लिए पैनिक कर जाता है, सोचता है शायद कुछ गलत हो गया, लेकिन प्रीत शॉक में बिल्कुल फ्रोजन रहते हैं। बाद में पता चलता है कि रीडिंग बिल्कुल लेजिट है और करीना ने स्वॉर्ड लॉर्ड क्लास अनलॉक कर ली है, जो सबसे पावरफुल टाइटल में से एक है। उसका डैड खुशी से फूला नहीं समा रहा होता, लेकिन करीना खुद इतना बड़ा डील होने को समझ ही नहीं पाती। एलन इस अनाउंसमेंट से ज्यादा शॉक नहीं होता क्योंकि वो सालों से करीना से पिटता आ रहा है, इसलिए ये काफी सेंस बनाता है। लेकिन अब उसकी बारी आती है और प्रीत उसे ऑल्टर के पास आने को कहता है। जब वो अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखता है पहले कुछ नहीं होता, लेकिन फिर अचानक एक फ्लैश होता है और वो चीज उसे पीछे की तरफ उड़ा देती है। रोडिन तुरंत भागकर आता है, पहले चेक करता है कि एलन ठीक है या नहीं, फिर प्रीत से पूछता है कि उसके बेटे को कौन सा टैलेंट मिला, क्योंकि रीडिंग उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है और क्रिस्टल ने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया था, इसलिए वो कुछ इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन इसके बदले प्रीत कहता है कि एलन के पास 0 टैलेंट है। एलन बिल्कुल स्टन रह जाता है कि कोई चांस ही नहीं। उसे पूरे यकीन के साथ पता है कि उसके पास एक स्किल है, लेकिन जब वो बोर्ड की तरफ देखता है तो वो इस बात को कंफर्म कर देता है, हर एक स्टेट ई रैंक पर लॉक्ड होता है। वो पूरी तरह कन्विंस हो जाता है कि ये पूरा मैस एल्मिया की गलती है, जिसने समनर क्लास का कोड बिल्कुल बिगाड़ दिया है। इससे पहले ही वो ज्यादा पैनिक या स्पाइरल करे, रोडिन पीछे से उसे गले लगा लेता है ताकि शॉक थोड़ा कम हो जाए। वो नहीं चाहता कि एलन बिना टैलेंट के होने की वजह से टूट जाए। इसके बाद सब साथ में घर लौटते हैं और जो भी हुआ उसके बावजूद कोई भी उसे अलग तरह ट्रीट नहीं करता। एलन सच में अप्रिशिएट करता है कि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है ये नो टैलेंट वाली बात सच नहीं है। उसका ग्रामर अभी भी बिल्कुल नॉर्मल काम करता है, जो उसे लगता है कि ई रैंक्स का ज्यादा लेना देना उसके हेल मोड पर अटके होने से है। बाकी सारे बच्चे उसके ही एज के होते हैं और शायद उनका एवोल्यूशन उनके लेवलिंग पोटेंशियल के बेसिस पर हुआ होता है, लेकिन एलन के केस में क्योंकि उसे एक लेवल गेन करने के लिए लिटरली 100 टाइम्स ज्यादा एक्सपी चाहिए होता है, इसलिए ये बात साइंस बनाती है कि उसकी स्टेट गटर में अटके हुए हैं, चाहे उसकी असली स्टंट बोर्ड पर दिखाई गई स्टंट से काफी ज्यादा हो। ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में अपना दिमाग खो देते हैं, लेकिन एलन कोई कैजुअल नूब नहीं है जो बस फन के लिए खेल रहा हो। वो ब्रूटल ग्राइंड के लिए ही जीता है, फिर भी वो इस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पाता कि समनर क्लास के साथ कुछ सीरियसली गलत है, खासकर जब उसने अपने अप्रेजल के नीचे कुछ स्केची एरर कोड पॉपअप होते देखे। वो इसके लिए देव टीम को कंप्लेंट्स के पहाड़ भेजने की प्लानिंग भी कर चुका है। अगले दिन एलन अपनी फैमिली के साथ करीना के घर जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे कुछ अजीब नोटिस होने लगता है। करीना के घर पर उसके डैड का बिहेवियर थोड़ा ऑफ होता है। सब लोग पार्टी और सेलिब्रेट करने के मूड में होते हैं क्योंकि वो स्वॉर्ड लॉर्ड बन चुकी होती है, लेकिन रोडन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई खट्टा नींबू चबा रहा हो। गैडा सीधा सीधा सेलिब्रेशन ज्वाइन करने से मना कर देता है जब तक रोडन अपना एटीट्यूड ठीक नहीं करता। पहले एलन को लगता है शायद उसके डैड इस बात से बिटर है कि करीना को कुछ स्पेशल मिल गया, लेकिन ये उन जैसा बिल्कुल नहीं है। रोडन इतनी पिटी नहीं है, इसलिए जो भी बात उन्हें खा रही है वो जरूर कुछ ज्यादा डीप होगी। दोनों 1 और मिनट तक बहस करते रहते हैं, तब गैडा आखिरकार बोल देता है कि बैठने से पहले रोडन ने दोनों फैमिलीज के बीच टाइज तोड़ने की बात कही थी। रोडन अपनी बात पर खड़ा रहता है और समझाता है कि अब जब करीना स्वॉर्ड लॉर्ड बन चुकी है तो उसके पास इस छोटे से बैकवाटर टाउन से बाहर निकलने का ऑलमोस्ट गारंटीड रास्ता है। अगर सब कुछ सही रहा तो वो नोबिलिटी तक पहुंच सकती है, और अगर ऐसा होता है तो रोडन जैसी गरीब फैमिली से जुड़े रहना उसे नीचे खींच सकता है। गैडा पलटकर चिल्लाता है कि उसे स्टेटस या ऐसी किसी भी बकवास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रोडन फिर भी प्रेशर बनाए रखता है, कहकर कि वो बस करीना के बेस्ट के लिए ये सब कह रहा है। बहस फिर से गर्मा जाती है, लेकिन आखिरकार उनकी वाइफ बीच में आकर उन्हें अलग कर देती हैं, इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़ जाए। एलन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि फाइट के बाद भी सब इतने चिल कैसे हैं, इसलिए वो चुपचाप गैडा की वाइफ से पूछता है कि क्या ये सब अक्सर होता रहता है। वो सिर्फ हंसती है और कहती है हाँ, पहले तो ये सब हमेशा होता रहता था, लेकिन बाद में हमेशा पैचअप हो जाता था। पता चलता है कि ये चारों बचपन से ही काफी क्लोज थे और इसी विलेज में पैदा हुए और बड़े हुए थे। लगभग 10 साल पहले जब नया सेटलमेंट बनाने की बात पहली बार सामने आई
तो ये सब मिलकर आगे आए और फाउंडेशन बनाने में मदद की। उस टाइम के दौरान गैडा और रोडिन काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे। ये सब याद करके उन्हें एहसास होता है कि आर्गुमेंट असल में कितना डम है। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है कि नाइट ऑर्डर ने करीना में इंटरेस्ट दिखाया है और वो लोग यहाँ आ रहे हैं। एलन को लगता है कि उसके स्वॉर्ड लॉर्ड क्लास की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी होगी। ये ऑब्वियसली एक अच्छी बात है क्योंकि आखिरकार उसे वो रिकॉग्निशन मिल रही है जो वो डिजर्व करती है। लेकिन गैडा फिर भी थोड़ा अनईजी रखता है क्योंकि वो अभी नाइटहुड के लिए साइन अप करने के लिए काफी छोटी है। तब अचानक अप्रेजल सेरेमनी का एक बच्चा जिसे डिसेंट सा टैलेंट मिला था बकवास बोलना शुरू कर देता है। वो एलन के पास आता है और कहता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। उसे टैलेंटलेस रिजेक्ट बोलता है, लेकिन एलन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसके पास अभी भी अपनी समनर पावर्स हैं, इसलिए इस लूजर के ओपिनियन का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन करीना ये बात बर्दाश्त नहीं करती कि कोई भी उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में बकवास बात नहीं करेगा। वो आगे बढ़ती है और उस पंख को पीछे हटने को कहती है और प्रोसेस में उसकी उंगली लगभग काट ही देती है। तब गैडा जल्दी से बीच में आकर उसे खींचकर ले जाता है। इसके तुरंत बाद विलेज चीफ अनाउंस करता है कि नाइट ऑर्डर आखिरकार आ चुका है। पूरा एरिया एक्साइटमेंट से भर जाता है क्योंकि यहाँ कोई भी रियल लाइट्स को पास से नहीं देख पाता। फिर चीफ गैडा और करीना को नाइट कैप्टन से मिलने के लिए बुलाता है। करीना एक्साइटमेंट से लगभग कांप रही होती है क्योंकि उसने हमेशा नाइट बनने का सपना देखा है, इसलिए कैप्टन से पर्सनली मिलना उसके लिए अल्टीमेट विश जैसा होता है। एलन सोचने लगता है क्या नाइट्स करीना को ट्रेनिंग के लिए कैप्टन ले जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन नाइट कैप्टन कुछ कहे उससे पहले ही गैडा बोल पड़ता है। कहता है कि वो उसकी परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि वो अभी सिर्फ एक बच्ची है। कैप्टन इसे लाइटली लेते हुए कहता है एज मैटर नहीं करती। अगर वो सच में स्वॉर्ड लॉर्ड है तो ट्रेनिंग हैंडल करने के लिए वो काफी कैपेबल होनी चाहिए। इसमें कोई इशू नहीं है जब तक कि ऑब्वियसली उन्होंने ये सब झूठ ना बनाया हो और नाइट ऑर्डर को धोखा देने के लिए उसे स्वॉर्ड लॉर्ड ना बताया हो। गैडा तुरंत मना करता है, कसम खाकर कहता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कैप्टन अपना फैसला कर चुका होता है और अपने वाइस कैप्टन को यहीं इसी वक्त करीना को डुएल में टेस्ट करने का ऑर्डर देता है और एक सेकंड भी हेजिटेट किए बिना वो आदमी एग्री कर लेता है। गैडा फिर कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोबारा सोचे। वो नहीं चाहता कि सिर्फ किसी टेस्ट के लिए उसकी बेटी की जान खतरे में डाली जाए, लेकिन कैप्टन बिल्कुल क्लियर कर देता है कि अगर करीना लड़ने से मना करती है तो यही प्रूफ माना जाएगा कि वो फ्रॉड है और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। तब एक नाइट उसे तलवार देता है। कोई नॉर्मल 5 साल का बच्चा अब तक डर से कांप रहा होता, लेकिन करीना नहीं। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे एक रियल वेपन यूज करने मिलेगा, वो बिना हेजिटेट किए डुएल एक्सेप्ट कर लेती है। क्राउड पीछे हट जाता है और डुएल शुरू होता है। लेवरेंड आगे बढ़कर उसका सामना करता है और करीना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती और फुल स्पीड में चार्ज करती है और एक नजर में ही दिख जाता है वो अपने साइज से दुगनी तलवार को ऐसे घुमा रही होती है जैसे कागज की बनी हो। वो सच में लेवरेंड के साथ पीस मैच कर रही होती है, उसे गार्ड पर रहने पर मजबूर करती है, लेकिन फिर भी वो उसे ज्यादा मुश्किल के बिना हैंडल कर रहा होता है। नाइट कैप्टन ठंडी नजरों से देख रहा होता है और जो उसने अब तक देखा उससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं लगता। लेकिन फिर करीना लेवरेंड के अटैक को क्लीनली ब्लॉक करती है और काउंटर के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो स्ट्राइक करे उससे पहले ही लेवरेंड उसे एक लात मारता है और उसे पूरी स्ट्रीट के पार उड़ाता हुआ सीधा दीवार से टकरा देता है। गैडा जैसे ही अपनी बेटी को ऐसे उछलते हुए देखता है वो कंट्रोल खो देता है। वो भागकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन नाइट उसे गिराकर जमीन पर दबा देते हैं। एलन और रोडन मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया जाता है। एलन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, ये सही नहीं है। चाहे करीना स्वॉर्ड लॉर्ड हो या नहीं, वो फिर भी एक बच्ची है और जिससे वो लड़ रही है वो सालों का बैटल एक्सपीरियंस रखता हुआ एक क्राउन नाइट है। लेकिन तभी कुछ बदल जाता है। करीना खड़ी होने लगती है और उसके आसपास की हवा बदल जाती है। उससे एक भारी और खतरनाक प्रेशर निकल रहा होता है और वो एक शब्द भी नहीं बोल रही होती, बस वहाँ खड़ी रहती है पूरे मेनेस को रेडिएट करते हुए। एक सांस भी वेस्ट किए बिना करीना फिर से फुल फोर्स असॉल्ट के साथ चार्ज करती है, बिल्कुल हीट सीकिंग मिसाइल की तरह लॉक होकर। इस बार लेवरेंड के पास कोई चांस नहीं होता, वो उसे पूरी तरह स्टीम रोल कर देती है और उसकी तलवार को क्लीनली 2 टुकड़ों में काट देती है और लगभग उसका सर ही काट देती है। करीना थोड़ी डिसअपॉइंटेड लगती है कि मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन उसे क्लियरली मजा आया होता है। वो कैजुअली लेवरेंड को वार्म अप के लिए थैंक्स बोलती है और वहां से चल देती है, बेचारे को सिर्फ ये सोचकर छोड़कर कि उसे एक 5 साल की बच्ची ने पूरी तरह हरा दिया। गैडा गहरी सांस छोड़ता है, थैंकफुल होता है कि उसकी बेटी एक पीस में ठीक है और उसकी तारीफों की बारिश कर देता है, लेकिन वो उसे प्रोसेस भी नहीं कर पाता कि नाइट कैप्टन आगे आ जाता है और गैडा तुरंत गार्ड हो जाता है, नहीं चाहता कि वो आदमी उसकी बेटी के पास भी आए। इस बार कैप्टन अपना एरोगेंस छोड़ देता है और मान लेता है कि करीना सच में स्वॉर्ड लॉर्ड है। वो डुअल में उसे घसीटने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि वो उसके फ्यूचर के बारे में प्रॉपरली बात करना चाहता है, लेकिन गैडा तुरंत मना कर देता है।
फिर कैप्टन ऑफर करता है कि अगर मदद मिले तो वो मीटिंग में बैकअप ले आने देगा, और थोड़ी हेजिटेशन के बाद गैडा सिर्फ इसलिए मान जाता है क्योंकि इससे उसे थोड़ा सिक्योर फील होता है। सब लंच के लिए चीफ के घर जाते हैं, जहाँ जीनो पहले की गई हरकत के लिए प्रॉपरली माफी मांगता है। वो समझाता है कि उसे बैरन ने ऑर्डर दिया था ये वेरीफाई करने के लिए क्या इस विलेज में सच में कोई जेन्युइन स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं, और जो उसने अभी देखा उसके बाद इस बात से इनकार का कोई सवाल ही नहीं है। फिर जीनो बताता है कि 3 साल पहले एक सो कॉल्ड स्वॉर्डमैन सेंट एक काउंट के घराने में निकला था, लेकिन ये बात एलन के लिए तुरंत रेड फ्लैग बन जाती है क्योंकि गेम सिस्टम के मुताबिक शॉर्ट सेंट सिर्फ कॉमन बैकग्राउंड से पैदा होते हैं, नोबल ब्लड से नहीं। इसलिए वो वाला बंदा पक्का एक टोटल फ्रॉड रहा होगा। बाद में पता चलता है कि वो फेक रॉयल फैमिली की सर्विस में चला गया था, लेकिन हाइप पर खड़ा नहीं उतर पाया। जब उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया तब उन्हें समझ आया कि वो सिर्फ एक नॉर्मल स्वॉर्डमैन था जो अपने रैंक फेक कर रहा था, और कई नोबल्स को रैंक के लिए ब्लफ करते पकड़ने के बाद किंगडम ने फॉल्स टैलेंट रिपोर्ट्स के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगा दी। इसके बाद भी जीनोब जनरली दोबारा माफी मांगता है कि उसने करीना को इतनी मुश्किल सिचुएशन से गुजारा। वो गैडा को रीश्योर करता है कि कोई भी उसे इससे छीनना नहीं चाहता, इसके बजाय वो चाहते हैं कि वो घर पर रहकर नॉर्मल ट्रेनिंग करती रहे, और अगर वो चाहे तो 12 साल की होते ही नाइट एकेडमी ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके थोड़ी देर बाद एलन चिल्लाने लगता है जैसे उसकी सॉसेज जिपर में अटक गई हो, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसकी दुनिया में अभी तक जिपर इन्वेंट नहीं हुए हैं। असल में उसकी एक्साइटेड स्क्रीम की वजह ये होती है कि सालों की मेहनत के बाद वो फाइनली लेवल अप हो गया है। उसकी सारी एग्जिस्टिंग स्किल्स लेवल अप हो जाती हैं, और इसके ऊपर से उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम है एनहेंस। एलन सोचता है कि क्या वो इस नई स्किल का यूज करके अपने समन्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इसी सोच के साथ उसे नोटिस होता है कि अब वो एप रैंक क्रीचर्स क्रिएट और समन कर सकता है। उसे ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट था, और वो सोचता है कि जो क्रीचर्स पहले से मौजूद हैं उन्हें फ्यूज करके वो कौन से नए क्रीचर्स बना सकता है। वो दुलू लैंड में कदम रखता है और अपने इस पिटीफुल लेवल पर ड्रैगन समन करने की विश करता है, और फिर बाकी इंप्रूवमेंट्स चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि अब उसका ग्रिमॉयर 30 क्रीचर कार्ड तक होल्ड कर सकता है, जिससे उसे 50% ज्यादा बूस्ट मिलता है जो वो क्रीचर समन करके पाता है। हालांकि उसे रियलाइज होता है कि वो काफी स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि लास्ट लेवल अप को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा नहीं सोचता उस क्रेटर के बारे में जो उसने रोज पेड़ पर पत्थर मार मार के बना दिया है। दूसरी तरफ उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट होती है और एलन अब घर के काम में मदद करता है। उसके पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि इस बार लड़का होगा या लड़की, और उनकी होप होती है कि लड़की हो ताकि माँ उसका नाम रख सके। तभी एलन को नोटिस होता है कि उसकी माना फिर से फुल हो गया है, और वो अपना ग्रिमोर खोलता है जिसमें उसे क्रिएशन गॉड एल्मिया की तरफ से एक लेटर मिलता है। वो गॉड का नाम जोर से बोल देता है जिससे उसके डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि भगवान का नाम बेकार में मत लिया करो। एलन पूरा लेक्चर सुनना नहीं चाहता, इसलिए सबका ध्यान भटका देता है ये कहकर कि रोडन के हाथ पर जो पुराना स्कार था वो गायब हो गया है। रोडन उसे बताता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि बोरान के दौरान उसने ट्रायल ऑफ गॉड्स पास किया था। एलन इस बारे में क्यूरियस हो जाता है और रोडन एक्सप्लेन करता है कि ट्रायल ऑफ गॉड्स एक स्पेशल इवेंट होता है जो कभी कभी हंटिंग के वक्त होता है। इसमें उन्हें अचानक से एनर्जी का बर्स्ट फील होता है और उनकी सारी वाउंड्स बिल्कुल हील हो जाती हैं। एलन को रियलाइज होता है कि उसके डैड जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो असल में लेवलिंग अप का ही प्रोसेस है, बस इस दुनिया के एनपीसी जिसे ट्रायल ऑफ गॉड्स कहते हैं। वो सोचता है कि उसके डैड का लेवल काफी हाई होगा क्योंकि वो एक वेटरन बोर हंटर हैं, और उनके कंपैरिजन में वो अभी भी लेवल 1 पर अटका हुआ है चाहे उसकी समनिंग स्किल 2 बार लेवल अप हो चुकी हो। एलन जानता है कि लेवल अप करने के लिए मॉन्स्टर का हंट करना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हंटिंग के अलावा सर्फ्स को बिना परमिशन अपनी विलेज छोड़ने की इजाजत नहीं होती। इसलिए वो अपना आइडिया सॉफ्टली लॉन्च करता है और कहता है कि काश वो हंटिंग पर जा सकता। रोडन तुरंत उसकी बात काट देता है और कहता है कि हंटिंग एक बहुत डेंजरस एक्टिविटी है और बच्चों को फॉरेस्ट के पास भी नहीं जाना चाहिए। एलन इससे काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन उस रात बाद में वो चेक करने का फैसला करता है कि देव ने उसे लेटर में क्या भेजा है। जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, गॉड्स ने वो टैक्स ग्लिचेस फिक्स कर दिया होता है जिसमें अप्रेजल सेरेमनी के वक्त ब्लैक मॉन्यूमेंट पर उसका समनर क्लास डिस्प्ले नहीं हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, गॉड्स ने ऑफिशियली पॉप को एक डिवाइन ओरेकल भेजा होता है ताकि वो इस नए जॉब क्लास के बारे में अवेयर रहे और अब फ्यूचर में ये प्रॉपरली डिस्प्ले होगा। इसके अलावा उन्होंने उस इशू को भी एड्रेस कर दिया होता है जिसमें एलन की सारी स्किल्स ई रैंक पर स्टक थी क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड ग्रोथ रेट का यूज करके पोटेंशियल कैलकुलेट करता है। गॉड्स ने उसे एक स्पेशल पोटेंशियल डिस्प्ले पेज भेजा होता है जो ग्रोथ स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। एलन उसे चेक करता है और पाता है कि अटैक और एंड्योरेंस के अलावा उसके ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स काफी हाई हैं।
उसके पास माना और इंटेलिजेंस में एस रैंक होता है, जो एक समनर के लिए बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन क्योंकि उसने हेल मोड चूज किया है, अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल होगा। फिर भी एलन ग्राइंडिंग से कभी नहीं डरता और वो तुरंत अपनी इनहेंस स्किल को एक ग्रास हॉपर मॉन्स्टर पर ट्राई करने का डिसाइड करता है। वो पाता है कि ये स्किल उसके समन क्रीचर्स के स्टेट को बूस्ट करती है, लेकिन उसके खुद के स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वो बूस्टेड ग्रास हॉपर समन करता है, जो एक सेकंड के लिए गोल्डन ग्लो करता है, लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे पैर के नीचे कुचल देती है। अगले दिन रोडन हंटिंग के लिए निकल जाता है और एलन घर के काम खत्म करने के बाद अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। वो एग्जिस्टिंग क्रीचर्स के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करता है नए क्रीचर्स बनाने के लिए, लेकिन सक्सेस सिर्फ तब मिलती है जब वो बग्स को बर्ड के साथ फ्यूज करता है। रिजल्ट किसी तरह एक ग्रास टाइप क्रीचर होता है और ये लॉजिक गोकू और लोफी दोनों को मिलाकर भी ज्यादा स्टूपिड लगता है। एनीवे, एलन एक्साइटेड होता है ये देखने के लिए कि ग्रास टाइप समन उसे कौन से बफ्स देता है। वो सुपर हैप्पी हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी माना कैपेसिटी बूस्ट करता है, जिससे वो और ज्यादा समन और फ्यूजन कर सकता है। एलन और भी एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत क्रीचर समन करता है, जो एक एप्पल होता है जिसके आर्म्स और लेग्स स्टिक जैसे होते हैं। एलन को रियलाइज होता है कि ये लिविंग एप्पल कॉम्बैट के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है और वो चेक करता है कि इसकी स्पेशल एबिलिटी का नाम अरोमा है। वो एप्पल को कमांड देता है कि एबिलिटी यूज करे और वो अचानक जमीन के अंदर धंस जाता है और फिर एक लंबा सा सैपलिंग उगाता है जो बहुत स्वीट स्मेल करता है। एलन सोचता है कि ये काफी बेकार एबिलिटी है, लेकिन उसकी माँ को वो अरोमा बहुत पसंद आता है, इसलिए वो सैपलिंग को वहीं रहने देता है। बाद में करीना फिर से एलन के साथ प्रैक्टिस करने आती है और हमेशा की तरह उसकी काफी बुरी तरह से पिटाई होती है, लेकिन फिर भी वो नोटिस करती है कि एलन थोड़ा बेटर हो गया है। एलन जानता है कि इसके पीछे उसकी स्वॉर्ड मास्टरी स्किल है, जो करीना के साथ रोज प्रैक्टिस करते करते लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। इसके ऊपर से उसे अपने समन क्रीचर से भी एक्स्ट्रा स्टेट मिल रहे होते हैं। उसके जाने के बाद एलन अपने बैकयार्ड में पेड़ पर पत्थर फेंकने लगता है और मेंटली बहुत बर्नआउट फील करता है, क्योंकि उसने अभी तक एक भी बार लेवल अप नहीं किया है। उसे अपने छोटे भाई मैश का भी ध्यान रखना होता है और घर के काम में मदद करनी होती है, क्योंकि उसकी माँ विलेज के लिए और ज्यादा वर्कर्स बनाने में बिजी है और उसे लगता है कि पत्थर फेंकने वाली ट्रेनिंग बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। उसने एप्पल ट्री सैपलिंग का एक छोटा सा पैच भी बना लिया होता है, क्योंकि उनकी स्वीट स्मेल माना रिकवरी टाइम को 6 घंटे कम कर देती है। रात को बाद में एलन और उसकी माँ ईगरली रॉडन के घर लौटने का वेट करते हैं और थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि आज उसका इतनी जल्दी वापस आना एक्सपेक्टेड नहीं था। अचानक उन्हें घर के बाहर शोर सुनाई देता है और वो देखते हैं कि विलेजर्स एक वुडन बोर्ड पर इंजर्ड रोडन को उठाकर ला रहे हैं। एलन और उसकी माँ तुरंत बाहर भागते हैं और विलेजर्स की मदद करते हैं रोडन को घर के अंदर लाने में। रोडन बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है और उसके पेट पर एक बड़ा सा घाव होता है। गैडा बताता है कि रोडन के पेट में सीधा बोर का फैंग घुस गया था और अगर उनके पास एक रेयर मेडिकल हर्ब नहीं होता तो वो घर पहुंचने से पहले ही मर चुका होता। उसकी माँ पूछती है कि उनके पास वो मेडिसिनल हर्ब कैसे आई और गैडा बताता है कि नाइट कैप्टन ने दूसरे दिन करीना के साथ अपने बिहेवियर के लिए अपॉलॉजी के तौर पर उसे कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए थे और उन्हीं कॉइन्स से उसने ये हर्ब्स खरीदे थे। बाकी विलेजर्स अचानक कन्वर्सेशन में ज्वाइन हो जाते हैं, कहते हुए कि रॉडन के इंजर्ड होने की जिम्मेदारी कमनर्स की है और वो इस मैटर को अपने तरीके से सेटल करने के लिए तैयार है। तभी मैच शोर सुनकर वहां आ जाता है और रोने लगता है, इसलिए एलन उसे वापस अंदर ले जाकर सुला देता है। गैडा भी विलेजर्स को कहता है कि थोड़ा रेस्ट करें और किसी भी तरह की लड़ाई शुरू ना करें जब तक वो अपने बेस्ट फ्रेंड पर नजर रखेगा। एलन गैडा के पास जाता है और धीरे से पूछता है कि क्या वाकई उसके डैड के इंजर्ड होने के ब्लेम किसी कमनर पर है और गैडा हाँ में जवाब देता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले विलेज चीफ ने उनसे कहा था कि कमनर्स को भी बोर हंट में इंक्लूड करें, क्योंकि बोर मीट बहुत प्रीशियस होता है। हालांकि इसके ज्यादा हिस्सा बैरन के पास चला जाता है, लेकिन बचा हुआ मीट हंटर्स के बीच बांट दिया जाता है। कमनर्स सिर्फ एसेंशियल आइटम के बदले मीट ट्रेड करके ही पा सकते हैं और वो कभी भी बोर हंट्स के लिए वॉलंटियर नहीं करते, क्योंकि वो ढेर सारे विम्स होते हैं जो जानते हैं कि वो एक जाइंट मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी, क्योंकि नाइट कैप्टन जिनोक को रॉडन को हीरो बोलते हुए सुनने के बाद उन्हें लगा कि रॉडन के साथ होने पर कमनर्स सेफ रहेंगे। गैडा कहता है कि ना तो वो और ना ही रॉडन कमनर्स को हंट में लाने के फेवर में थे, लेकिन वो चीफ के ऑर्डर को मना नहीं कर सकते थे। सिचुएशन और भी बुरी तब हो गई जब काफी कमनर्स ने प्रैक्टिस को सीरियसली ही नहीं लिया,
क्योंकि वो उन सब से ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते थे जो उनसे लोअर सोशल क्लास के थे। फिर हंट के दिन कमनर्स को ये काम दिया गया कि वो बोर का ध्यान भटकाएं जब बाकी सब लोग अटैक करें, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो ये काम कर पाएं और वो अपने वेपन्स गिराकर भाग गए। उनमें से एक क्लमसी इडियट जमीन पर गिर गया और उसे प्रोटेक्ट करते हुए रॉडन के पेट में बोर का टस्क घुस गया। किसी तरह उन्होंने ग्रेट बोर को डिफीट कर लिया और मेडिसिनल हर्ब का यूज करके रोडन की जान भी बचा ली। गैडा एलन और थेरेसा से कहता है कि वो अगले दिन रोडन के हंट का हिस्सा उसके घर ले आएगा और उनसे स्ट्रांग रहने को कहता है। अगली सुबह एलन उठता है और देखता है कि उसकी माँ उसके डैड का ख्याल रख रही है। वो कहता है कि वो उसकी जगह काम संभाल लेगा, लेकिन वो बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी रोडन एक झटके के साथ उठ जाता है, अभी भी यही सोच रहा होता है कि वो हंट के बीच में है। उसका परिवार ये देखकर रिलीव्ड हो जाता है कि उसकी होश पूरी तरह लौट आई है। जब उनका इमोशनल मोमेंट चल रहा होता है तब एलन रियलाइज करता है कि अब तक वो अपना टाइम सही से यूज नहीं कर रहा था। वो सिर्फ स्ट्रांग होने पर फोकस कर रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई गोल नहीं था। अब उसे समझ आता है कि ये दुनिया यहाँ रहने वालों के लिए कोई गेम नहीं है, उसकी फैमिली के लिए भी नहीं। इस दुनिया में रहने वाले लोग रियल हैं और उसकी फैमिली भी बिल्कुल रियल है। एलन डिसाइड करता है कि अब उसे अपनी पावर का यूज अच्छे काम के लिए करना होगा ताकि वो अपनी फैमिली को सेफ रख सके, खासकर तब जब उसके डैड कुछ टाइम तक मूव नहीं कर पाएंगे। तभी गैडा वहाँ रोडन के हंट का हिस्सा लेकर आता है और उसे रोडन को होश में देखकर खुशी होती है। गैडा रोडन से कहता है कि वो किसी बात की चिंता ना करे और सिर्फ ठीक होने पर फोकस करे, क्योंकि बाकी विलेजर्स इस विंटर उसकी फैमिली के लिए काम संभाल लेंगे। अचानक एलन बोल पड़ता है और अपने डैड से उनके कामों को संभालने की परमिशन मांगता है ताकि वो अपनी फैमिली की मदद कर सके। वो उसी दिन काम शुरू कर देता है। सबसे पहले वेल से पानी निकालकर फिर भारी बकेट्स उठाता है जिसे इवन एडल्ट्स भी मुश्किल से उठा पाए। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर कि एलन कितना अलग बना हुआ लगता है, लेकिन असल में उसने बस अपनी सारी लिमिट्स हटा दी होती हैं। उसने अपनी समझ के थ्रू अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को मैक्स आउट कर लिया होता है, क्योंकि इसी से वो अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। और उसे इस बात की भी टेंशन नहीं होती कि लोग उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी करीना होती है जो बाहरी दुनिया का ध्यान भटका सकती है। अपने घर पानी डिलीवर करने के बाद वो खेतों में जाता है गैडा से पोटैटो हार्वेस्ट करना सीखने। गैडा उसे कहता है कि पोटैटोस निकालने के लिए दोनों हाथों का यूज करे, लेकिन एलन शो ऑफ करते हुए सिर्फ एक हाथ से पूरा बंच खींच लेता है। वो कहता है कि उसे ये स्ट्रेंथ अपने डैडी से मिली है और फिर वो पूरे दिन खेत में मेहनत करता है। सारे पोटैटोस एक ही दिन में हार्वेस्ट कर लेता है। बाद में वो हार्वेस्टेड पोटैटोस को देखता है और सोचता है कि कितना अनफेयर है कि बैरन को सर्व के उगाए हुए पोटैटोस का आधे से ज्यादा हिस्सा मिल जाता है। तभी उसे अपने घर पर कुछ गेस्ट के आने की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि विलेज चीफ खुद आया है, उस इडियट के साथ जो रोडन के इंजर्ड होने का कारण बना था। चीफ कुछ फ्रूट्स गिफ्ट के तौर पर लाया होता है और वो आदमी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, जिसकी वजह से रोडन को चोट लगी। जब रोडन अच्छी नीयत से रिएक्ट करता है और उसे कहता है कि अगर वो हंटिंग कंटिन्यू करना चाहता है तो ज्यादा केयरफुल रहे। थेरेसा इतनी आसानी से उस इडियट को माफ करने के मूड में नहीं होती। वो उसे लेक्चर देती है कि हर किसी का एक फैमिली होता है जिनके पास वो वापस जाता है, चाहे उसकी सोशल क्लास कुछ भी हो, और उसे किसी की जिंदगी को इतनी कैजुअली ट्रीट नहीं करना चाहिए। तभी बाकी सर्वसी रोडन का हालचाल पूछने के लिए वहां आ जाते हैं और उनकी अजीब हरकतें देखकर थेरेसिया का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अगले दिन एलन अकेला वाइल्ड ग्रास के फील्ड में जाता है और अपने जीनियस प्लान के लिए एक बड़ा एरिया तैयार करता है ताकि उसकी फैमिली विंटर गुजार सके। वो अपनी इन्वेंट्री से फ्रॉग समन करता है और जैसे ही सारे फ्रॉग्स उस पर कूदते हैं वो अपने हाथों से अपना चेहरा प्रोटेक्ट करता है, फिर वो जमीन पर गिर जाते हैं। फिर एलन कुछ नूब लेवल ट्रैप सेट करता है और फ्रॉग्स को उनकी प्रोवोक स्किल यूज करने को कहता है। उम्मीद करता है कि इससे कुछ वाइल्ड बर्ड्स अट्रैक्ट होंगे जिन्हें वो ट्रैप करके घर ले जा सके, लेकिन जब काफी देर तक इंतजार करने के बाद कुछ भी नहीं आता तो वो गिव अप कर देता है। तभी उसे एक बर्ड उनकी तरफ आता हुआ दिखता है और वो उसे पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं बल्कि बीरंग मॉन्स्टर एल्बरन है। मॉन्स्टर बिना सोचे समझे ट्रैप्स को तोड़ देता है और फिर एक एक करके फ्रॉग्स को डिफीट कर देता है। एलन समझ जाता है कि वो बीरंग मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल मैच नहीं करता और भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी स्टेटस विंडो उसके सामने पॉप अप होती है और वो सोचता है कि अपने फिजिकल स्टेट्स को लिमिट तक बूस्ट करने के बाद शायद वो इस मॉन्स्टर को गिरा सकता है। इसलिए वो फाइट बैक करने का डिसीजन लेता है और तुरंत एक पत्थर मॉन्स्टर के सर पर फेंकता है, फिर आगे चार्ज करके अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। मॉन्स्टर उसे वापस हिट करता है, लेकिन फिर एलन डॉग्स का एक पैक समन करता है जो मॉन्स्टर को काटकर उसे बिजी रखते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि बर्ड मॉन्स्टर जल्दी ही उन सबको डिफीट कर देता है और एलन फिर से अपनी स्वॉर्ड के साथ फाइट करने लगता है।
मॉन्स्टर उसे दोबारा हिट करता है और इस बार उसे ज्यादा डैमेज होता है क्योंकि उसकी समन्स के डिफीट होने के बाद काफी बफ्स चले जाते हैं। वो इतना वीक फील करता है कि खड़ा भी नहीं हो पाता और फिर मॉन्स्टर बर्ड उस पर दोबारा अटैक करता है। एलन किसी तरह अपनी स्वॉर्ड से उसका अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद यहीं गेम ओवर होने वाला है। एलन सोचता है कि वो मॉन्स्टर के अटैक से कैसे सरवाइव करे। तब अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिसे उसने पहले कभी टेस्ट नहीं किया था। वो अपने लेटेस्ट बग टाइप समन्स को समन करता है जो उसने क्रिएट किए थे और उन्हें बर्ड मॉन्स्टर पर छोड़ देता है। कैटरपिलर मॉन्स्टर एल्बरम से एनर्जी सक करना शुरू कर देते हैं और उसका अटैक रुक जाता है, जिससे एलन को रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल सही था उनकी एबिलिटी के कॉम्बैट में यूजफुल होने के बारे में। वो बर्ड मॉन्स्टर के नीचे से निकल आता है और डिसाइड करता है कि वो उसे लगातार अटैक करके वीकन करेगा। इस तरीके से वो अपने सारे बफ्स लूज करने के बाद मरने से बच सकता है। वो बग्स के साथ बर्ड पर अटैक करने के लिए एक और पैक डॉग्स का समन करता है और दोनों मिलकर मॉन्स्टर को कंप्लीटली ओवरवेम कर देते हैं। एलन इस मौके का फायदा उठाता है और उसके हेड पर एक फैटल ब्लो मारता है और एक पल के लिए दुनिया उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। अगले ही मोमेंट मॉन्स्टर जमीन पर डेड गिर जाता है और एलन का ग्रमोर उसके सामने अपीयर होता है जो उसे बताता है कि उसने एल्बरम को डिफीट कर दिया है और उसे 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। एलन अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए जोर से चीखता है और उसे लगता है जैसे वो अपनी पहली मॉन्स्टर को हराकर दुनिया के टॉप पर है। थोड़ी देर बाद वो अपना कीमती हंट घसीट घसीट कर घर पहुंचता है और उसके फैमिली और फ्रेंड्स से डी रैंक मॉन्स्टर को देखकर डम्फाउंडेड हो जाते हैं। थेरेसिया उससे पूछती है कि उसने इसे कैसे गिराया और एलन मन का सबसे बड़ा अंडर स्टेटमेंट करते हुए कहता है कि उसने मॉन्स्टर को अपने पास जमीन पर लैंड करते देखा, फिर उसे सरप्राइज किया और खत्म कर दिया। करीना एलन के अमेजिंग फीट से काफी इंप्रेस होती है, लेकिन मैजिस्ट्रेट मॉन्स्टर को देखकर डरा हुआ है। रोडन एलन के फेस पर एक कट नोटिस करता है और पूछता है कि क्या वो कहीं और हर्ट हुआ है और एलन रिप्लाई करता है कि वो ठीक है और उसके चेहरे का जख्म भी हील होना शुरू हो गया है। गैडा मॉन्स्टर के कॉप्स को एग्जामिन करता है और उस पर डॉग्स के बाइट मार्क्स नोटिस करता है। वो एलन से पूछता है कि क्या उसने भी मॉन्स्टर को बाइट किया था और कहता है कि अपनी स्टोरी कंसिस्टेंट रखने का ध्यान रखे। एलन कहता है कि वो प्योर इंस्टिंक्ट्स पर फाइट कर रहा था, इसलिए उसे याद नहीं कि ये कैसे हुआ। गैडा डिसाइड नहीं कर पाता कि उसके दिमाग में बनी तस्वीर पर हंसे या एलन की वाइल्डनेस से डरे, इसलिए वो मॉन्स्टर को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। जब वो रोडन से डिटेल के बारे में बात करने के लिए मुड़ता है, एलन गैडा के सिर पर एक बड़ा सा बम नोटिस करता है और उसे पूरी तरह यकीन होता है कि वो या तो उसकी वाइफ से मिला हुआ या करीना के साथ शॉर्ट प्रैक्टिस के दौरान। जब वो अपने आप पर हंस रहा होता है, गैडा उससे मदद मांगता है और दोनों मिलकर अब्राहम को उल्टा लटका देते हैं ताकि उसका खून ड्रेन हो सके। गैडा एलन को बताता है कि एल्बरन का वजन लगभग 7 केजी होता है और उसमें से 40 केजी सिर्फ ब्लड और बोन्स होता है, इसलिए उससे ज्यादा मीट नहीं निकलता, लेकिन उसके फेदर अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं। एलन ग्रेटफुल होता है कि गैडा उसे ये सब सिखा रहा है, लेकिन फिर उसकी एक्साइटमेंट तब खत्म हो जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि उन्हें इसका 60% लॉट को देना पड़ेगा। एलन को ये अनफेयर लगता है और गैडा उसे बताता है कि अच्छे नोबल्स छोटे ई रैंक मॉन्स्टर जैसे हॉर्न रैबिट्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो सर्स को डी रैंक मॉन्स्टर अपने पास रखने नहीं देंगे। अचानक गैडा मॉन्स्टर को काट कर उसका मैजिक स्टोन निकालता है और कहता है कि ये भी टैक्स सिस्टम के अंदर आता है, लेकिन विलेजर्स जैसे उनके लिए बेकार है। फिर भी गैडा को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर रोडन कमनर की गलती की वजह से इंजर्ड नहीं होता तो एलन का एल्बरम से सामना ही नहीं होता और वो इस बात का यूज करके विलेज चीफ को गिल्ट ट्रिप कर सकते हैं और उससे बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। एलन रियलाइज करता है कि उसके डैड का बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मसल ब्रेन नहीं है, बल्कि उसके पास अपने आइडियाज भी हैं। थोड़ी ही देर बाद गैडा और एलन चीफ के पास जाते हैं, जो एल्बरम के कॉप्स को देखकर काफी खुश होता है और गैडा उसे बताता है कि वो फेदर्स को टैक्स के तौर पर देने के लिए तैयार है और बाकी मॉन्स्टर कॉप्स अपने पास रखना चाहते हैं। चीफ को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो कहता है कि लॉर्ड ने इस साल और भी ज्यादा मीट मांगा है, इसलिए उसके हाथ बंधे हुए हैं। गैडा कहता है कि वो मैजिक स्टोन भी दे देंगे, लेकिन चीफ फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता। यही गैडा का क्यू होता है गिल्ट ट्रिप शुरू करने का और वो कहना शुरू करता है कि अगर उनका विलेज हीरो रोडन इंजर्ड नहीं होता तो वो इतनी मुश्किल सिचुएशन में नहीं होते। वो कहता है कि रोडन का परिवार पूरी सर्दी में भूखा मरेगा जब वो बेड पर पड़ा होगा और एलन भूख की वजह से बेहोश होने का ड्रामा शुरू कर देता है। किस्मत से विलेज चीफ आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है और वो डील मान लेता है। एलन चीफ को थैंक यू कहता है और फिर पूछता है कि क्या वो फ्यूचर में हंट किए गए एल्बरम्स को मीट भी रख सकते हैं। उसे पता होता है कि ये ट्रिकी होने वाला है और कैडा जोर से कहता है कि इतने एक्साइटेड ना हो, क्योंकि उसे दोबारा किसी डी रैंक मॉन्स्टर का शिकार करने का लक इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। चीफ ये बात मान लेता है और हंसकर कहता है कि अगर वो कभी एल्बरम हंट करने में लकी हुए तो वो उसका मीट रख सकते हैं। एलन और गैडा खुश होते हैं कि उनका प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल रहा और थोड़ी ही देर बाद एलन एक और ट्रैप सेट करता है एल्बरम का हंट करने के लिए,
ट्रैप पहली बार की तरह बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। इस बार दो मॉन्स्टर फ्रॉक्स पर अटैक करने के लिए सूप डाउन करते हैं। एलन पहली फाइट के बाद ज्यादा समझदार हो चुका होता है और वो तुरंत फ्रॉक्स को रिकॉल करता है ताकि कोई स्टेट लूज ना हो। फिर वो बक्स को भेजता है ताकि मॉन्स्टर की एनर्जी सक करें और फिर उनके हेड पर एक पत्थर मारकर उनका बैलेंस बिगाड़ देता है। उसके बाद वो अपने डॉग्स को भेजता है उन्हें काटने के लिए और फिर अपनी वुडन स्वॉर्ड से उनके हेड पर एक ब्लो मारकर फिनिश कर देता है। दो मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद वो अपने समन्स को रिकॉल करता है और उसे अपने आप पर गर्व होता है क्योंकि काफी मॉन्स्टर हर्ट करने के बाद ये पहली बार है जब उसने कोई भी समन लूज नहीं किया। अचानक उसका ग्रिमोर अपीयर होता है और उसे बताता है कि उसने 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर लिए हैं और लेवल 2 पर रीच कर गया है। एलन ये सुनकर बहुत खुश होता है और तुरंत अपनी स्टेट चेक करता है और देखता है कि उसकी हेल्थ और माना फुल्ली रिस्टोर हो चुकी हैं और उसके सारे स्टेट्स भी काफी इंप्रूव हो गए हैं। वो अपने ग्रिमोर को हक करता है क्योंकि इस दुनिया में आए हुए उसे 6 साल हो गए हैं और वो आखिरकार लेवल अप हुआ है। वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी छोटी सी सीक्रेट अपनी फैमिली को भी बताए और एल्बरम्स को घर ले आता है। रोडन ये देखकर शॉक्ड होता है कि एलन ने इस बार दो मॉन्स्टर डिफीट कर दिए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसके तुरंत बाद एलन करीना के साथ अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग पर जाता है और अब वो काफी तेज हो चुका होता है। वो उसके अटैक कंसिस्टेंटली डॉज कर पाता है, लेकिन उसका दिमाग इस बात में लगा होता है कि उसके पास पूरी सर्दी के लिए काफी मीट है और अब उसे सिर्फ फायरवुड चाहिए। वो सोचता है कि अगर वो 20 और एल्बरम्स हंट करे तो वो लेवल 3 तक पहुंच सकता है, लेकिन ये इस सर्दी में पॉसिबल नहीं लगता। अपने ख्यालों में इतना खो जाने की वजह से करीना चुपके से उसके पीछे आ जाती है और उसके सर पर हिट मार देती है, अपनी विनिंग स्ट्रीक जिंदा रखते हुए। उस रात बाद में एलन अपने पेरेंट्स से बात करता है और उनसे कहता है कि अपनी सीट बेल्ट्स टाइट कर लें क्योंकि उसकी कहानी उन्हें एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जा सकती है। वो कहता है कि जब वो 1 साल का था तब उसे गॉड एल्मिया से एक ओरेकल मिला था जिसमें कहा गया था कि वो उसे पावर और विजडम देंगे। वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि इसी वजह से वो एवरेज लोगों से ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट है, लेकिन गॉड ऑफ क्रिएशन ने उसे एक बड़ा हैंडीकैप भी दिया था, कहकर कि उसे ऐसे चैलेंजेस फेस करने होंगे जो 100 लोग मिलकर भी ओवरकम नहीं कर सकते और उसे अपनी स्ट्रेंथ और विजडम का यूज करके उन्हें पार करना होगा। थेरेस ये सुनकर शॉक हो जाती है और गॉड से पूछने लगती है कि उसने उसके बच्चे को इतनी कठिन ऑर्डर्स क्यों दिए। रोडन दूसरी तरफ रिमार्क करता है कि एलन ने आज शायद एक ट्रायल पास किया है क्योंकि उसके चेहरे का जख्म हील हो चुका है। एलन को तब जाकर ये बात रियलाइज होती है और रोडन उसे बताता है कि वो जानता है कि गॉड्स के ट्रायल को ओवरकम करना कैसा होता है। अचानक थेरेसिया पूछती है कि अप्रेजल सेरेमनी के वक्त एलन के पास कोई टैलेंट क्यों नहीं था और वो एक्सप्लेन करता है कि उसे एल्मिया से इस बारे में एक और ओरेकल मिला था। रोडन उसे डांटता है और कहता है कि भगवान का नाम पूरी रेस्पेक्ट के साथ लिया करे और एलन माफी मांग लेता है और फिर आगे बोलता है। वो कहता है कि उसकी जॉब क्लास अप्रेजल सेरेमनी में दिखाने के लिए काफी नई थी और उसके स्टेट इसलिए लो थे क्योंकि नॉर्मल मेथड ग्रोथ रेट पर डिपेंड करता है जो उसके हैंडीकैप की वजह से स्लो हो गया है। उसके पेरेंट अब उसके टैलेंट को लेकर क्यूरियस हो जाते हैं, लेकिन एलन उन्हें समनर होने के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि लोग डरने लग सकते हैं कि वो डेंजरस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि उसका टैलेंट क्या है और वो ये बात भी छुपा लेता है कि वो किसी दूसरी दुनिया से रीइंकार्नेट हुआ था। उसकी माँ अचानक एलन को हक कर लेती है और पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसे लगता था कि वो साइको है जब वो हर दिन पेड़ पर पत्थर फेंका करता था, लेकिन वो बस गॉड्स के ट्रायल ओवरकम करने की प्रैक्टिस कर रहा था। रोडन उससे पूछता है कि अब वो आगे क्या करना चाहता है और एलन बताता है कि वो ट्रायल्स को सीधा फेस करने का प्लान बना रहा है। रोडन सोचता है कि ये एक अच्छा आइडिया है और उसे कहता है कि वो ब्रेव बने और गॉड एल्मिया ने उसके लिए जो चैलेंजेस तैयार किए हैं उन्हें फेस करे और अगर वो कहीं फंस जाए तो वो हमेशा उनसे मदद मांग सकता है। वो एलन से ये भी कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखे क्योंकि अगर उस पर ओरेकल के बारे में झूठ बोलने का इल्जाम लगा तो बात बिगड़ सकती है, लेकिन रोडन गैडा को बताना चाहता है और फ्लेक्स करना चाहता है कि उसके बेटे को क्रिएटर गॉड से ओरेकल मिला है और ये चीज करीना के स्वॉर्ड लॉर्ड होने से भी ज्यादा इंप्रेसिव है। उसके कुछ टाइम बाद एलन ने बहुत सारे एल्वरम हंट कर लिए होते हैं और वो उन्हें मार्केट में गैडा के साथ ले जाता है जो उसे बिजनेस करने के सारे तरीके सिखाना चाहता है। गैडा उसे बताता है कि उनका बोर हंट भी सक्सेसफुल रहा क्योंकि कमनर्स के बिना उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एलन उससे सर्फ्स और कमनर्स के बीच का डिफरेंस पूछता है और गैडा बताता है कि उनका सोशल स्टेटस अलग होता है और कमनर 60% टैक्स नहीं देते जैसे सर्फ्स देते हैं। उसके बदले वो हर एडल्ट के लिए 3 गोल्ड कॉइन्स और हर चाइल्ड के लिए 1 गोल्ड कॉइन सालाना टैक्स के रूप में देते हैं। एलन इस बात से इंटीग्रेट हो जाता है और अपना मेन सवाल पूछता है कि सब कमनर कैसे बन सकते हैं। गैडा रिप्लाई करता है कि उन्हें अपनी फैमिली के हर मेंबर के लिए
उन्हें 10 गोल्ड कॉइन्स ट्रिब्यूट के तौर पर देने पड़ते हैं, या फिर लॉर्ड खुद उन्हें प्रमोशन दे सकता है। एलन रियलाइज करता है कि क्योंकि उसकी माँ लगातार बच्चे पैदा कर रही है, उसे जल्दी ही 50 गोल्ड कॉइन्स कमाने होंगे, वरना अगले साल ये अमाउंट 60 हो जाएगा। जल्दी ही वो लोग एक ट्रेडिंग कंपनी जाते हैं और ड्राइड मॉन्स्टर मीट के बदले एक शॉट लेते हैं। उसके बाद गैडा एलन को अलग अलग दुकानों में ले जाता है, जहां वो डिफरेंट आइटम्स को एक्सचेंज रेट सीखता है। अगली बार एलन अकेला मार्केट जाता है और रिसर्च शुरू करता है कि अगर वो चीजें पैसों से खरीदे तो उनकी प्राइस कितनी होगी। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि एल्बरम जर्की का एक पैकेट एक सिल्वर कॉइन में बिकता है, और अगर उसे 50 गोल्ड कॉइन्स कमाने हैं तो उसे 500 एल्बरम हंट करने पड़ेंगे। वो इस ग्राइंड के बारे में सोचना बंद कर देता है और एक मेडिकल स्टोर जाता है और माना रिकवरी पोशंस के बारे में पूछता है। शॉपकीपर रिप्लाई करता है कि उनकी चीप स्टोर में इतना फैंसी सामान नहीं रखा जाता, और एलन डिसाइड करता है कि वो बाकी मेडिसिनल हर्ब्स देखेगा और उनके स्केचेस अपने ग्रिमर में ड्रॉ करेगा। फिर वो शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उसके पास मुलर्स फ्लावर हैं, और जैसे ही वो नाम सुनता है दुकान वाला डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि पिछली बार वो फ्लावर्स गैडा को बेचे गए थे, जो उसकी दुकान में घुसकर उन्हें बेचने की भीख मांग रहा था। शॉपकीपर कहता है कि गैडा बहुत ज्यादा परसिस्टेंट था, भले ही उसके पास उन्हें खरीदने के लिए सिर्फ आधा पैसा था और उसने बाकी बाद में देने का प्रॉमिस किया था। वो लिटरली घुटनों पर बैठ गया था और भीख मांग रहा था कि उसे अपने दोस्त को बचाने के लिए वो फ्लावर्स चाहिए, और आखिरकार शॉपकीपर को मानना पड़ा। वो अभी भी उस बात से फ्रस्ट्रेट है, भले ही गैडा ने बाद में पैसे दे दिए थे। और तब एलन अचानक उसे थैंक्स के तौर पर मीट का एक पैकेट दे देता है, क्योंकि मिलर्स फ्लावर्स ने रोडन की जान बचाई थी। उसके बाद एलन एक ब्लैक स्मिथ शॉप पर जाता है और वहाँ 50 सिल्वर कॉइन्स के वेपन्स को घूरता रहता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी उनके सपने नहीं देखेगा। अचानक एक्स यूजर डोगोरा वहाँ आ जाता है और एलन से पूछता है कि वो उसके बाप की दुकान पर क्या कर रहा है। एलन उस रूड ब्रेड से उलझना नहीं चाहता, इसलिए वो कहता है कि वो बस देख रहा था और वहाँ से चला जाता है। लेकिन डोगोरा बिना किसी वजह के उसे पंच मारता है और कहता है कि वो उसका मिनियन बच जाए, बिल्कुल पल चीफ के बेटे की तरह। एलन डिसाइड करता है कि शुरू से ही डोगोरा को कंट्रोल में रखने के लिए फाइट बैक करेगा। वो अपना लगेज जमीन पर रख देता है और अपनी वुडन स्वॉर्ड डोगोरा की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि वो जो भी वेपन चाहे उठा ले, ताकि वो फेयर और स्क्वायर फाइट कर सके। डोगोरा अपना बेसबॉल बैट लेने के लिए भागता है, जबकि एलन और पल एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जैसे ही वो वापस आता है वो अपना वुडन बैट घुमाना शुरू कर देता है। एलन इजीली उसके अटैक्स डॉज और ब्लॉक कर लेता है और उसे पता चलता है कि डोगोरा के पास एक्स यूजर की अटैक पावर है, लेकिन वो करीना के मुकाबले कुछ खास नहीं है। एलन उसकी तरफ झटके से बढ़ता है और एक स्विफ्ट स्ट्राइक से उसे डिसआर्म कर देता है और डोगोरा हार मानकर जमीन पर गिर जाता है। एलन इस मौके का यूज एक स्मूथ समुराई की तरह और फार्म करने के लिए करता है और उसे बताता है कि वो कभी न कभी वापस आकर उसकी दुकान पर ट्रेड करेगा। थोड़े दिन बाद रोडन की तबीयत सुधरने लगती है और वो दोबारा काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और डोगोरा करीना के घर पर रेगुलर विजिटर बन जाता है, जो अब सब बच्चों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका होता है। पाल भी वहाँ होता है और मैच करीना के साथ प्रैक्टिस करता है, जो उस पर काफी इजी जा रही होती है। एलन रियलाइज करता है कि उसका भाई शायद एक स्पेयर यूजर बनने की स्किल रखता है, और जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है डोगोरा उस पर एक हिट मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मूवमेंट अभी भी काफी क्रूड होती है और एलन सिर्फ डॉज करता है ताकि वो खुद जमीन पर गिर जाए। उसके कुछ रात बाद जब एलन अपनी बेबी सिटर को सोते हुए देख रहा होता है, रोडन और गैडा घर आते हैं और दोनों काफी थके हुए लगते हैं। उनकी बीवी उनसे पूछती है कि क्या हुआ, और वो बताते हैं कि बैरन ने इस साल उन्हें 10 की जगह 15 वाइल्ड वोर्स हंट करने का ऑर्डर दिया है, और इसी वजह से उन्होंने कम्युनर्स को दोबारा ज्वाइन करने दिया। उनकी बीवी पूछती है कि रोडन के इंजर्ड होने के बाद किस बेवकूफ को ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन वो मना नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बैरन का ऑर्डर है। इससे भी बुरा ये है कि अगले साल उन्हें 20 फोर हंट करने होंगे, और अगर वो ये नहीं कर पाए तो लॉर्ड दूसरी जगह से और सर्फ लाने के लिए तैयार है, जो गांव के लिए बुरी खबर है क्योंकि जो सर्फ हंट नहीं कर पाते उनकी जमीन छीन ली जाती है। रोडन कहता है कि उनका सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली हंट्स पर जाएं, क्योंकि वो कम्युनर्स पर भरोसा नहीं कर सकते, भले ही ये तरीका भी रिस्की हो। अचानक एलन कहता है कि भले ही वो ज्यादा बार हंट्स पर जाकर कोटा पूरा कर लें, ये हर साल बढ़ता ही रहेगा जब तक उन्हें या तो बाहर से सर्फ लाने ना पड़े या कम्युनर्स को अलाउ ना करना पड़े। वो कहता है कि कम्युनर्स को अलाउ करना एक अच्छा आइडिया है, और गैडा उसे डांट कर चुप रहने को कहता है क्योंकि एडल्ट्स बात कर रहे होते हैं। तब रोडन उससे पूछता है कि वो क्या सजेस्ट कर रहा है। एलन कहता है कि उसे गॉड से विजडम का ब्लेसिंग मिला है, जिसका मतलब है काउंटलेस गेम खेलने का उसका एक्सपीरियंस। वो कॉन्फिडेंट है कि वो सबसे यूजलेस नूब को भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना सकता है, और रोडन और गैडा से कहता है कि कम्युनर्स को उसके हवाले छोड़ दें।